हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। आज वैद्युत रसायन का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें जो है आज हम समापन करने वाले हैं। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा है संक्षारण क्या होते हैं, संक्षारण की क्रियाविधि क्या होती है और इससे बचाव के क्या कारण है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में अक्सर जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातुओं का संक्षारण व उनका संरक्षण। धातुओं का संक्षारण यानी धातुओं का संक्षारण क्या होता है व उनका संरक्षण यानी उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है कि संक्षारण न लगे। इसको अंग्रेजी में कोरिजन ऑफ मेटल एंड देयर प्रोटेक्शन, यानी मेटल का कोरिजन क्या है, कोरिजन ऑफ मेटल एंड देयर प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि धातुओं का संक्षारण होता क्या है। देखिए, जो धातुएं होती हैं, अगर हम संक्षारण की बात करें कि संक्षारण की डिफिनेशन क्या होती है, तो देखिए जो धातु होते हैं या धातुओं का पृष्ठ होता है, जो धातुएं होती है या धातुओं का पृष्ठ जो होता है वायु तथा जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो वायु तथा जल इन दोनों की उपस्थिति में धातुओं का पृष्ठों का यानी धातु के पृष्ठों का या धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना। क्षय का मतलब हुआ कि धीरे धीरे नष्ट होना। समझ में आई बात कि नहीं, कि धातुओं के पृष्ठों का वायु और जल, दो बातें हैं, एक वायु में आपके ऑक्सीजन आ जाएंगे और भी गैसें आ जाती हैं, तो वायु और जल की उपस्थिति में इन धातुओं के पृष्ठों का धीरे धीरे यानी एकाएक नहीं नष्ट होता है, धीरे धीरे नष्ट होना ही जो है संक्षारण कहलाता है। बात समझ में आई। संक्षारण क्या है, संक्षारण, सन शब्द लगा है, मतलब ये सन के लिए धीरे धीरे के लिए प्रयोग किया जाता है, और क्षारण जो है मतलब नष्ट होना, यानी धातुओं के पृष्ठों का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे करके जो है नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। अब ये संक्षारण का अध्ययन हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप विद्युत रसायन पढ़ रहे हो, तो विद्युत रसायन में आप जानते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रोड, ज्यादातर आप इलेक्ट्रोडों की बात कर रहे हो, ठीक, सेल की बात कर रहे हो, तो जो आपका संक्षारण होता है ये भी एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। यानी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया संक्षारण में भी एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही संक्षारण होता है, इसीलिए संक्षारण को हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। तो वही कहा गया कि यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये संक्षारण के अगर हम उदाहरण की बात करें, भाई हमने कह दिया कि धातुओं के पृष्ठों का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण होता है, तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं लोहे पर जंग लगना, भाई इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोहे पर जो जंग लगता है यह संक्षारण की एक प्रक्रिया होती है। दूसरा जो है तांबे व पीतल पर हरे धब्बों का बनना, यानी जो तांबा होता है या पीतल होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में पीतल या तांबे का बर्तन यूज होता था, तो जो बर्तन यूज होते थे उस बर्तन में आप देखते हैं जहां पानी भरा रहता है तो वहां पर हरा हरा रंग के धब्बे जो है बन जाते थे, जो काफी जो है बेकार देखने में लगते थे। अब तो आर्टिफिशियल आ गया है स्टील, तो स्टील में आपको इस तरीके को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके तांबे और पीतल के बर्तन यूज होते थे तो तांबे और पीतल में जो है आपको हरे रंग के धब्बे देखने को मिलते थे। वो हरा धब्बा जो बनता था वो एक प्रकार का संक्षारण की प्रक्रिया होती थी। तो ये समझ में आ गया होगा कि लोहे पर जंग लगना ये भी एक संक्षारण है, और तांबे व पीतल पर हरे धब्बों का बनना ये भी एक संक्षारण की प्रक्रिया होती है। अब ये जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है, हमने कहा कि ये विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो ये संक्षारण में जो है प्रक्रियाएं जो होती है वो रेडॉक्स प्रक्रिया होती है। रेडॉक्स प्रक्रिया हमने आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं जिसमें होती है उसे हम रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। तो ये संक्षारण हो गया। अब बात आती है संक्षारण की क्रिया विधि क्या है, तो हम पहले क्रिया विधि इसका देख लेते हैं। देखो, अगर हम संक्षारण की प्रक्रिया की बात करें यानी इसकी क्रिया विधि क्या होती है, तो मैकेनिज्म ऑफ कोरिजन, अगर हम संक्षारण की क्रिया विधि की बात करें तो इसमें जो है संक्षारण की प्रक्रिया में धातु
ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में सरलता से जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी धातुएं होती हैं वो जो है वायु और नमी, दो चीजें हैं, एक वायु है और दूसरा हमारा नमी है। इन दोनों की उपस्थिति में आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं भाई, जो हमारा धातु है, धातु ये किसकी उपस्थिति में, वायु और नमी, इन दोनों की उपस्थिति में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। किसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इतनी बात समझ में आई। यानी संक्षारण की प्रक्रिया में जो धातुएं होती हैं वो वायु और नमी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीजन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। यानी जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। भाई जिस इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन जो है ग्रहण कर लेता है। और सुनिए, ये जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, धातु आयनों का ऑक्साइड होता है। भाई जो धातुएं होती हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनों को ग्रहण करते हैं, तो धातु आयनों के ऑक्साइड बनाते हैं। और ये धातुओं के आयनों के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनों को ग्रहण कर लेते हैं, आयनों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड बनता है, जिससे धातु का ऑक्साइड बनता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। सबसे पहली बात यह है कि भाई जो धातुएं होती हैं, जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है, इसमें वायु तथा नमी इन दोनों की आवश्यकता होती है। यानी इन दोनों में वायु और जल का होना या नमी का होना आवश्यक है। और पहली बात यह है कि जो धातुएं होती हैं वायु और नमी की उपस्थिति में अपने में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, वही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। और जो धातु आयनों के ऑक्साइड होते हैं, यानी धातुओं के आयनों के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, आयनों के फॉर्म में होते हैं, वो उन्हीं आयनों को जो है ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके फिर धातुओं का ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये इस प्रक्रिया में ये कंफर्म हो गया कि एक नमी और दूसरा ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, यानी जल का होना और दूसरा जो है ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अब ये प्रक्रिया आपको कैसे, इसको और अच्छे से कैसे देखा जा सकता है, इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं लोहे पर जंग का लगना। हमने संक्षारण में ये बता दिया आपको कि इसमें जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जो है आपस में क्रिया करते हैं, संक्षारण की क्रिया करते हैं। इसमें जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। भाई जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है ग्रहण कर लेता है। और जो धातुओं के आयनों के ऑक्साइड होते हैं उसी आयनों को ग्रहण कर लेते हैं और करने के बाद धातुओं के ऑक्साइड बना जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब ये चीजें कहाँ आपको ठीक से देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले हम एक लोहे का एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर हम संक्षारण की प्रक्रिया को ठीक से देखते। देखो अगर हम जंग की प्रक्रिया की बात करें जो लोहे पर लगता है, तो देखिए लोहे पर जंग जो है जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। ये तो कंफर्म है कि लोहे पर जंग जो है जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है, ठीक। और सर्वप्रथम जो धातुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा क्या करता है, वो जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, अपने में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है यह प्रक्रिया। और जब लोहा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो यह प्रक्रिया जो है एनोड की भांति कार्य करता है। यानी भाई इलेक्ट्रॉन त्याग कहाँ होगा, जहां पर ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वो जो है एनोड की भांति कार्य करता है, यानी एनोड होता है वो। तो यहाँ पर Fe जो होता है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और ये आयरन जो होता है एनोड की भांति कार्य करता है, ध्यान समझिएगा। और फिर जो है जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो इलेक्ट्रॉन धातुओं में ही रहता है और फिर हाइड्रोजन आयन उपस्थिति के कारण यानी उस पर जो है हाइड्रोजन आयन जो है मिलता है और O2 को अपचयित करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है वो इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन और H+ चार्ज हाइड्रोजन आयन ये तीनों मिल करके जो है अपचयन का भांति कार्य करते हैं। ये जो है अपचयन की प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, और यह अपचयन जो होता है वो कैथोड की भांति कार्य करते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन और H+ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में मिल करके जल का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया आयरन कैथोड कहलाती है। यानी
ये कैथोड आयरन जो है इस समय कैथोड की भांति कार्य करता है। भाई आयरन सबसे पहले एनोड की तरीके से कार्य करता है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। उसके बाद जो है अरे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऑलरेडी होता ही है, आयरन में इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो एनोड की भांति कार्य करेगा। अब ये यही इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन H प्लस चार्ज कहां से आया? भाई आप जानते हैं वायुमंडल में आपके ऑक्सीजन चल रहा, जल हाई है तो जल H प्लस चार्ज OH नेगेटिव चार्ज में टूटते ही रहते हैं। तो जब H प्लस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और H2O बना लेता है, और ये आयरन फिर जो है उस समय कैथोड की भांति कार्य करने लगता है। इतना समझ में आया? अब O2 का अपचयन H प्लस चार्ज की उपस्थिति में होता है, यानी जब भी O2 का अपचयन होगा वो H प्लस चार्ज की उपस्थिति में होगा, अतः H प्लस चार्ज की अनुपस्थिति में जंग नहीं लगता है। यानी जब भी जंग लगेगा H प्लस चार्ज की उपस्थिति यानी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ही जंग लगेगा, अन्यथा जंग नहीं लगेगा। ठीक। और ये जो पूरी रेडॉक्स क्रिया है वो इस प्रकार से होती है कि ये जो Fe होता है, देखो हमने H प्लस चार्ज आयन की भूमिका देखी। Fe जो होता है ये O2 के साथ क्रिया करता है, कब? H प्लस चार्ज की उपस्थिति में। तो ये जो है Fe2 प्लस चार्ज बना लेता है और 2H2O बना लेता है। ये एक रेडॉक्स क्रिया है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और मिल करके जल जो है बना रहा है। इतना समझ में आया? अब इसके आगे देखिए, जो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने देखा Fe2 प्लस चार्ज बना है और ये H2O बना है। रेडॉक्स अभिक्रिया में बना Fe2 प्लस चार्ज पुनः जो है O2 से वह जल से क्रिया करता है, पुनः O2 और जल H2O दोनों से क्रिया करके Fe2O3 बनाता है। किससे बनाता है? क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। यानी Fe2O3 जो होता है वही जंग का फार्मूला है, और इसका सूत्र अगर देखा जाए तो Fe2O3 into XH2O माना जाता है, क्योंकि जल के पार्टिकल्स भी उनके साथ लगे हुए होते हैं। तो इसलिए प्रक्रिया ऐसे होती है कि Fe2 प्लस चार्ज जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और साथ में जल भी होता है, तो ये आपस में क्रिया करके Fe2O3 बना लेते हैं और हाइड्रोजन H प्लस चार्ज जो है पुनः मुक्त करते हैं। तो ये Fe2O3 जो होता है यही आपका जंग की पपड़ी होती है, जंग होता है। समझ में आई बात कि नहीं? अब ये H प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, यही H प्लस चार्ज पुनः और पपड़ी बनाने में और ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया में जो है भाग लेगा। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहले आप इसमें ये जानो कि जो हमारा लोहा होता है, लोहा जो है क्या करता है? जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग का निर्माण करता है। ठीक। सर्वप्रथम क्या करता है? लोहा अपने में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और जब लोहा अपने में से इलेक्ट्रॉनों का निकालता है, त्याग करता है, तो चूंकि प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है और ऑक्सीकरण प्रक्रिया हमेशा जो है एनोड पर होती है, तो उस समय लोहा जो है एनोड की भांति कार्य करता है। लोहा कैसा काम करता है? लोहा एनोड की तरीके से कार्य करता है, और जब एनोड के तरीके से कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Fe प्लस चार्ज बनाया रहेगा, और जब Fe प्लस चार्ज बना रहेगा तो उस समय वही जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ होता है, तो वही जो H प्लस चार्ज के ऊपर भाई इलेक्ट्रॉन निकाला है लोहा ने, तो इलेक्ट्रॉन जो है H प्लस चार्ज की उपस्थिति में जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जो इलेक्ट्रॉन निकला है वही इलेक्ट्रॉन H प्लस चार्ज की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और जब इस समय ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह जो है कैथोड, वही लोहा फिर कैथोड की भांति कार्य करने लग जाता है। कैसे करता है? ये ऑक्सीजन और H प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन मिलकर के जल बना लेता है और उस समय कैथोड की भांति कार्य करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर H प्लस चार्ज ना हो तो लोहे पर जंग ही ना लगे। भाई इलेक्ट्रॉन लोहा का काम है इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है निकालो, जब H प्लस चार्ज रहेगा ही नहीं तो जंग लगेगा कहां से? और H प्लस चार्ज कहां से मिलेगा? जब आपको जल बाहर से नमी पाएगा तब लगेगा ना, नमी आएगा लोहे पर तभी तो H प्लस चार्ज बनेगा, नहीं तो H प्लस चार्ज बनने का क्या जरूरत है। ठीक। तो अब इसका जो रेडॉक्स अपक्रिया यानी दोनों अर्ध अपक्रियाओं को मिला के अगर हम जोड़ा जाए तो Fe जो है O2 और H प्लस चार्ज तीनों मिलकर के Fe2 प्लस चार्ज और H2O बनाते हैं। ये जो Fe2 प्लस चार्ज है ये पुनः ऑक्सीजन और जल से क्रिया करता है। भाई ये रेडॉक्स अपक्रिया में जो Fe2 प्लस चार्ज बना है पुनः O2 व जल से क्रिया करता है तो Fe2O3 का निर्माण करता है, जिसे जंग कहते हैं। Fe2O3 बनाता है तो क्या बनता है? इसी को जंग कहते हैं। और इसका सूत्र अगर देखा जाए तो Fe2O3 into XH2, अरे जल भी तो रहेगा साथ में, तो XH2O पूरा इसका फार्मूला होता है। कैसे होता है?
Fe जो प्लस चार्ज होता है ये O2 और H2O के साथ मिलके Fe2O3 बना लेता है और साथ में H प्लस चार्ज जो है फिर मुक्त करता है। ऐसे ऐसे जब तक लोहा रहेगा तब तक पपड़ी बनाते 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 कुछ दिनों बाद जो है वो लोहा धीरे धीरे पपड़ी के रूप में गायब हो जाता है। तो ये तो थी जंग की प्रक्रिया, लोहे में जंग कैसे लगता है। समझ में आ गई होगी बात। देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है कि संक्षारण की प्रक्रिया क्या है, संक्षारण क्रिया विधि क्या है और इसको रोकने के उपाय बताओ। तो अब हम रोकने के उपाय क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम संक्षारण को रोकने के उपाय की बात करें, भाई आप जानते हैं कि सोना और चांदी को छोड़ करके बाकी भी जितने भी धातुएं होती हैं ये कुछ न कुछ संक्षारित सब होती हैं। तो इसमें जो इसके रोकने के उपाय है, पहला उपाय है संक्षारण को रोकने के लिए धातु की सतह और वायुमंडल के ऑक्सीजन के बीच एक परत बना दी जाती है। यानी जो हमारी धातुएं होती हैं, धातु की जो लेयर होती है उसके और जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में हम एक लेयर बना देते हैं जिससे ना वायुमंडलीय ऑक्सीजन परत पर जो हमारा धातुएं होती हैं उस पर टच करेंगी और ना जो है संक्षारण होगा। जैसे ये हमारा मान लीजिए ये हमारा मेटल है, तो अब इस मेटल के ऊपर अगर हम कोई लेयर ऐसे बना दें, तो जब लेयर बना देंगे तो ये वायुमंडलीय जो हमारा ऑक्सीजन है O2 है, जब ये इस मेटल से जब संपर्क ही नहीं करेगा तो कैसे वो संक्षारण की प्रक्रिया करेगा। तो इन दोनों के बीच लेयर बना करके संक्षारण को रोका जा सकता है। अब लेयर किस चीज की बनाओगे, परत किस चीज की बनाओगे, तो परत हम बनाने के लिए भाई कोई रंग का उपयोग कर सकते हैं, कोई गाढ़ा रंग लगा सकते हैं। अब रंग में जैसे आपका पेंट आता है, पेंट लगा देते भाई। अगर हम धातुओं पर पेंट लगा देते हैं तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है ना उस धातु पर हमारे टच करेगा और ना जो है संक्षारण की प्रक्रिया होगी। दूसरा जो है तरीका है ग्रीस लगा सकते हैं। ग्रीस आप जानते हैं जो चिकनाहट में होता है, ग्रीस अगर लगा देंगे तब भी ऑक्सीजन उससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन उससे क्रिया नहीं कर पाएगा। और अगला है तेल, अगर ऑयल लगा दिया जाता है तब भी इससे जो है क्रिया नहीं कर पाते हैं। यानी ऑयल की अगर लेयर लगा देते हैं तब भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्रिया नहीं करेगा और ना ही संक्षारण होगा। पहला उपाय तो यह है कि हमारा जो है धातु और वायुमंडलीय के बीच जो है एक परत बना देते हैं जिससे जो है संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक। दूसरा जो हमारा इसका उपाय है कि धातुओं पर न संक्षारित होने वाली धातुओं का लेपन करके उसे संक्षारण से रोका जा सकता है। जैसे ये हमारा धातु है, मान लीजिए ये हमारा धातु है। अब धातु के ऊपर हम कोई ऐसी धातु का लेयर लगाते हैं जो संक्षारित ना होती हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा लोहा हो, लोहा पर अगर कॉपर का हम जो है लेयर चढ़ा दें, क्या कर दें, कॉपर का लेयर चढ़ा दें। कॉपर जो हमारा होता है, कॉपर जो है कम क्रियाशील है, ये संक्षारित नहीं होता है। तो जब कॉपर के लेयर चढ़ा देंगे तो अंदर में हमारा लोहा जो होगा वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा और ना क्रिया करेगा ना ही संक्षारित होता है। तो इस प्रकार से जो है जैसे कहा गया कि आयरन पर कॉपर धातु की पर चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। और ध्यान सुनिए, यहीं पर एक डिफिनीशन और निकल के आती है, विद्युत लेपन। इसको भी जान लो, विद्युत लेपन ये क्या होते हैं इसको भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है शॉर्ट में। तो विद्युत लेपन कुल मिला के एक धातु पर किसी दूसरी धातु का विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा दूसरी धातु का परत चढ़ाना जो है विद्युत लेपन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। जब किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु का विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा धातु की परत का चढ़ाया जाता है तो यह प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इसको आप जाने रहे। तो ये तो थे हमारे संक्षारण क्या होते हैं और इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसको रोकने के उपाय क्या है। एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये लेसन हमने लगभग स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक सारे टॉपिक जो इसमें बनने वाले थे, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या जो भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सबको हमने बारी बारी देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका चाहे जो बोर्ड एग्जाम्स हो, खास करके यूपी बोर्ड है, अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम के है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये लेसन हमने कंप्लीटली जो है करवा दिया है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में नए लेसन के साथ फिर मुलाकात करते हैं।